तो अभी तक हम लोगों ने एंजाइम्स क्या है पढ़ा, एंजाइम का क्लासिफिकेशन पढ़ा, एंजाइम्स की कैटेलिसिस कैसे होती है वो पढ़ा। अब हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, कि कौन कौन से ऐसे तत्व हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एंजाइम्स एक्टिविटी को प्रभावित करते हैं। कैसे प्रभावित करते हैं, ये इन्वॉल्व हो जाते हैं और इन्वॉल्व होने के बाद एंजाइम्स को क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं। अब ख़त्म कैसे करते हैं, या तो उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया, या उसका पीएच चेंज कर दो, है ना, उसका 3D स्ट्रक्चर एमाइनो एसिड्स को रिमूव कर दो। तो कई तरीके से वो उस एंजाइम्स को तोड़ने का काम करता है। वही फैक्टर्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहला जो है फैक्टर्स है टेम्परेचर, दूसरा पीएच, तीसरा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, कि सबस्ट्रेट कितना है, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन क्या है, एंजाइम कंसंट्रेशन, एंजाइम कितना है, प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन, प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर और इनहिबिटर्स। अगर आप एक्टिवेटर्स डालते हो वो क्या करेगा, इनहिबिटर्स डालते हैं तो वो क्या करेगा। एलोस्टेरिक इफेक्ट, एंजाइम में क्या होता है कि एंजाइम के एक्टिव साइट के अलावा एक एलोस्टेरिक साइट होता है। जैसे ये क्या हुआ, एक्टिव साइट, एक्टिव साइट, और यहां एलोस्टेरिक साइट, एलोस्टेरिक साइट, एक्टिव साइट और एक्टिव, अदर देन एक्टिव साइट इज कॉल्ड एलोस्टेरिक साइट। तो कभी कभी क्या होता है कि एलोस्टेरिक इनहिबिशन उसको बोलते हैं कि इस एलोस्टेरिक साइट पे कोई कंपाउंड आके बाइंड कर जाता है। जैसे ही ये कोई आके बाइंड करेगा, कोई भी कंपाउंड्स आके बाइंड करेंगे, अब इस एक्टिव साइट का शेप क्या होगा, डिफॉर्म हो जाता है, चेंज हो जाता है, जिससे आपका जो सबस्ट्रेट होगा यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाता है और इस एंजाइम की कैटेलिसिस नहीं हो पाती है और एंजाइम्स अपनी एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है। इसीलिए इसको बोलते हैं एलोस्टेरिक इफेक्ट, एलोस्टेरिक इनहिबिशन। तो इस तरीके से भी एंजाइम अपनी एक्टिविटी को ख़त्म करता है, वो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट नहीं बनाता है। अदर देन एक्टिव साइट इज कॉल्ड एलोस्टेरिक साइट। टाइम, लास्ट फैक्टर्स टाइम है, यानी आप कितने देर तक एंजाइम को सबस्ट्रेट के साथ इंक्यूबेट करते हैं, कितने देर तक आप एंजाइम्स को सबस्ट्रेट के साथ रखते हैं, उसे उस रिएक्शंस का टाइम बोलते हैं। ज़्यादा देर तक रखें, थोड़ा देर तक, एक्सपोजर चाहिए ना, एक्सपोजर टाइम। भाई क्या होगा कि अगर हम उस एंजाइम को सबस्ट्रेट मिलाया तुरंत हटा लिया तो उसको तो टाइम ही नहीं मिला ना उसके साथ बाइंड करने की, रिएक्शन कैटेलाइज करने। जब तक वो एक्टिव साइट में बाइंड होता तब तक आपने हटा लिया। तो इस तरीके से आपको टाइम जरूरी है, कितने देर तक, अगर ज़्यादा देर तक छोड़ोगे तो ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा। ऐसा भी नहीं कि अब 2-3 घंटा छोड़ दिया तो अब तो बहुत प्रोडक्ट बन जाएगा, नहीं, उसका भी एक लिमिट है कि कितने देर तक हम उसको छोड़ेंगे, उसको उसका टाइम कहते हैं। तो पहला टेम्परेचर की बात करते हैं कि टेम्परेचर किस तरीके से। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, और प्रोटीन को डीनेचर कर किया जा सकता है। जैसे ही आप टेम्परेचर देंगे प्रोटीन को तो प्रोटीन अपना 3D स्ट्रक्चर क्या करता है, लूज़ कर जाता है। लूज़ करने के बाद वो इनएक्टिव फॉर्म में आ जाता है, वो नेटिव फॉर्म में आ जाता है। जैसे ही वो नेटिव फॉर्म में आएगा तो वो क्या होगा, इनएक्टिव हो जाएगा, है ना। इसको एंजाइम्स को फंक्शनल रहने के लिए एक्टिव फॉर्म में होना चाहिए, 3D फॉर्म में होना चाहिए। जैसे ही आप टेम्परेचर उसको दोगे, उसको एंजाइम्स को गर्म करोगे, टेम्परेचर बढ़ाने लगोगे, तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिसके बाद वो अपनी एक्टिविटी को ख़त्म कर देता है, अपनी एक्टिविटी लॉस कर जाता है ड्यू टू डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन, चूँकि एंजाइम्स प्रोटीन से मिलकर बना है और प्रोटीन को जैसे जैसे हीट देते हैं एक पर्टिकुलर हीट के बाद वो डीनेचर कर जाता है। डीनेचर माने उसका 3D स्ट्रक्चर समाप्त हो गया, उसका फोल्डिंग समाप्त हो गया, वो काम करने बंद कर देगा। तो देखो अब यहाँ 0 डिग्री है, 0 डिग्री से अब स्टार्टिंग करो, ये इधर रिएक्शन रेट है, वेलोसिटी है। जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बनाया तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ी, बढ़ते गई, लेकिन एक मैक्सिमम एक टेम्परेचर के बाद, ठीक है, एक टेम्परेचर के बाद क्या हो गया, ये डिक्रीज कर रहा है, क्या, रेट ऑफ रिएक्शन, वेलोसिटी। यानी ये वो टेम्परेचर जिस पे एंजाइम अपना मैक्सिमम एक्टिविटी देती है, Vmax।
वो टेम्परेचर, वो पर्टिकुलर टेम्परेचर जिस पे एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी देती है, उसे उस एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं। और उस ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद एंजाइम अपनी एक्टिविटी लॉस करने लगती है धीरे 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 धीरे, ड्यू टू डीनेचरेशन ऑफ पर्टिकुलर प्रोटीन ऑफ दैट एंजाइम्स। ओके, नेक्स्ट पीएच। पीएच हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। अगर आप बफर का पीएच वेरी करेंगे, जो बफर हम, चूँकि जो भी एंजाइमेटिक रिएक्शंस होंगे वो किस में होंगे, बफर में होंगे, है ना। बफर क्या है, जो वो सॉल्यूशन है जो पीएच चेंज को रेजिस्ट करता है। बफर इज ए सॉल्यूशन विच रेजिस्ट पीएच चेंज, जो पीएच चेंज को रेजिस्ट करता है। अगर हम उस बफर में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन वेरी करते हैं, बढ़ाते हैं या घटाते हैं, वो डिपेंड करेगा उस एंजाइम पे कि वो उस एंजाइम कैसा है, एसिडिक है नेचर, उसमें जो एमाइनो एसिड्स हैं वो किस नेचर के हैं, पॉजिटिवली चार्ज हैं, निगेटिवली चार्ज हैं, एसिडिक नेचर है, बेसिक है, हाइड्रोफोबिक है। तो उसी के अनुसार इसमें भी क्या होता है, जैसे जैसे आप पीएच बढ़ाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा, ये दूसरे, इसमें दो पीक दिखाया गया है, ये दूसरे एंजाइम्स के लिए है, ये दूसरे एंजाइम्स के लिए है, ठीक है। हम किसी एक पीक के को अगर समझ लेंगे तो उसी तरीके से हम इसको भी समझ लेंगे। तो इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले कुछ एंजाइम्स एसिडिक पीएच पे काम करता है, कुछ एंजाइम्स बेसिक पीएच पे काम करता है। मैं एसिडिक पीएच वाला एंजाइम्स की बात करता हूँ कि अगर वो एंजाइम्स एसिडिक है तो सबसे पहले जैसे ही पीएच बढ़ता जाएगा एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती जाएगी, और एक पर्टिकुलर पीएच पे जैसा वो उस एंजाइम का ऑप्टिमम पीएच होगा, ऑप्टिमम पीएच। इस ऑप्टिमम पीएच के बाद चाहे वो ऑप्टिमम पीएच यहाँ पे कितना हुआ, 1.7 के आसपास आया, देख रहे हो 1.7, यहाँ के बाद वो डिक्रीज करने लगे, यानी ये एसिडिक नेचर का एंजाइम्स है, ये इस पीएच पे मैक्सिमम एक्टिविटी शो कर रही है। जैसे जैसे फिर पीएच बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे एंजाइम की एक्टिविटी कमती जाएगी। इसको हम लैब में टेस्ट भी करते हैं, अलग अलग बीकर में हम अलग अलग पीएच का बफर बनाते हैं, अलग अलग पीएच का बफर बना लिया, और उस बफर में क्या करते हैं, हम सबस्ट्रेट और एंजाइम को डालते हैं, फिर रिएक्शन कराते हैं। फिर जब इसमें प्रोडक्ट बनेगा प्रोडक्ट, इसमें भी सबस्ट्रेट डाला, एंजाइम डाला, प्रोडक्ट बना, इसमें भी सबस्ट्रेट डाला, एंजाइम डाला और प्रोडक्ट बना, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट को हम मेजर करते हैं और हम देखते हैं कि किस वाले बफर में, किस पीएच के बफर में मैक्सिमम प्रोडक्ट बना है, उसे उस एंजाइम का ऑप्टिमम पीएच बोला जाएगा। उस बफर को उस एंजाइम का ऑप्टिमम पीएच बोला जाएगा, जो उस बफर का। इस तरीके से ये रिएक्शंस को हम लैब में वेरीफाई करते हैं, लैब में उसका टेस्टिंग करते हैं। वैसे ही एक ऑप्टिमम टेम्परेचर आया फिर घट गया। अब ये क्या होता है, ये ड्यू टू इंटरेक्शंस ऑफ हाइड्रोजन आयन में और एमाइनो एसिड्स में इंटरेक्शंस होते हैं, उसी में वो क्या करता है, हिंड्रेंस प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से आपकी उसकी एक्टिविटी जो है अफेक्ट करती है, प्रभावित होती है। नेक्स्ट, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। जैसे जैसे एंजाइम का कंसंट्रेशन आप बढ़ाते चले जाओगे वैसे वैसे एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी। एंजाइम होना चाहिए, पता चले कि जो एंजाइम्स है ही नहीं तो रिएक्शन कहाँ से करेगा। आपके सॉल्यूशन में एंजाइम्स होना चाहिए, एंजाइम का कंसंट्रेशन बढ़ाते चले जाओ, आपका रिएक्शन बढ़ता चला जाएगा। तो एंजाइम का जो कंसंट्रेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिएक्शन का, रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट। अब इसमें क्या है कि अगर मान लो प्रोडक्ट एक्यूमुलेट कर गया आपके सिस्टम में, तो भी वो प्रोडक्ट, अगर इसको बोलते हैं फीडबैक इनहिबिशन। अगर मान लो ए से बी प्रोडक्ट बन रहा है, ए से बी बन रहा है, अब बी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता चला गया, तो ये क्या होगा, एक्यूमुलेट कर जाएगा। एक्यूमुलेट करने के बाद यही क्या करेगा, इस एंजाइम को इनहिबिट करेगा। इस तरीके के इनहिबिशन को हम लोग बोलते हैं फीडबैक इनहिबिशन। तो बहुत सारे डिसऑर्डर हमारे शरीर में, जो बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर होते हैं जो इस तरीके से होते हैं। प्रोडक्ट एक्यूमुलेट कर गया, एक्यूमुलेट करने के बाद इसको इनहिबिट कर गया, या उसका टॉक्सिक इफेक्ट हो गया, हमारे सिस्टम में उसका टॉक्सिक इफेक्ट हो गया और हमें बीमारी हो गई। अब बात करते हैं सबस्ट्रेट का।
सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन भी वेरी करेगा, रेट ऑफ रिएक्शंस को प्रभावित करेगा। जैसे जैसे सबस्ट्रेट बढ़ाते चले जाओगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता चलेगा, वेलोसिटी बढ़ता जाएगा। लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर वी मैक्स यहाँ पे आएगा, वी मैक्स के बाद एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद ये क्या होगा, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। अब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा, यानी अब ना तो रिएक्शन कम होगा रेट ऑफ रिएक्शन, ना तो बढ़ेगा, है ना, वो पैरेलल हो गया। यानी आपका सारा एंजाइम सेचुरेट हो गया। जरूरी नहीं कि प्रोडक्ट बढ़ाते चले जाओ, प्रोडक्ट बढ़ाते चले जाओ और वो मशीन आपका प्रोडक्ट बनाती चली जाएगी। अगर मान लो कोई मशीन है, उसमें आप रॉ मटेरियल भरते चले जाओ और मशीन आपका प्रोडक्ट ऐसा नहीं है, एक ऐसा उसका भी लिमिटेशन है, तो एक ऐसा टाइम आएगा जिसके बाद वो प्रोडक्ट नहीं बनाएगी या उतना ही बनाएगी। तो ये आपका, अब इसमें कई चीज़ें, ये आपको काइनेटिक्स, इसको और क्लियर हम लोग काइनेटिक्स, एंजाइम काइनेटिक्स जब पढ़ेंगे तो इसको और क्लियर करेंगे। किसको, कि एंजाइम जो है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंजाइम की एक्टिविटी को कैसे जो है प्रभावित करती है, कैसे असर लाती है। लेकिन अभी तक जो है आप ये समझिए कि कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट का बढ़ाएंगे, एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वीमैक्स के बाद ये जो है आपका कांस्टेंट होता हुआ चला जाएगा। इधर क्या है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, ये एक्स एक्सिस पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, आगे इधर वेलोसिटी है। आ गई बात समझ में? तो इस तरीके से आपका सबस्ट्रेट एंजाइम एक्टिविटी को इफेक्ट करती है। इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर्स, इनहिबिटर्स जैसा कि नाम से आप जान रहे हो, इनहिबिटर्स, इनहिबिट करने वाला, वह वो कंपाउंड्स, वो केमिकल्स जो इनहिबिट करता है एंजाइम की एक्टिविटी को, उसके हम लोग इनहिबिटर्स कहते हैं। और इसका भी प्रभाव एंजाइम से बहुत पड़ता है। और ये इनहिबिटर्स ड्रग डिस्कवरी में, वैक्सीन डेवलपमेंट्स में ये इनहिबिटर्स का हम रोल देखते हैं किसी भी ड्रग को बनाने में। तो एनी सब्सटेंस दैट कैन डिमिश द वेलोसिटी ऑफ एंजाइम कैटलाइज, जो एंजाइम्स उस रिएक्शंस को कैटलाइज करता है, उसको क्या करता है, रोकता है, स्टॉप करता है, उसे हम लोग इनहिबिटर्स कहते हैं। और ये इनहिबिटर्स दिस इंक्लूड ड्रग, एंटीबायोटिक्स, पॉइजन्स, कुछ भी हो सकता है, एंटी मेटाबोलाइट्स, कुछ भी हो सकता है जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है, उसे उसका उस एंजाइम्स का, और हर का अलग अलग होता है। अगर मान लो E1 है, कोई एंजाइम E1 है, इसका कोई अलग इनहिबिटर होगा। सारे इनहिबिटर सारे एंजाइम को इनहिबिट नहीं करते हैं, भी एक पर्टिकुलर होते हैं। और इसका यूज़ जो है हम लोग किस में, रेगुलेशन में, और टॉक्सिक जो भी हमारे शरीर में भी बहुत सारे ऐसे टॉक्सिन्स डेवलप होते हैं, बनते हैं, जो उस एंजाइम्स की एक्टिविटी को लूज़ करते हैं। यूजफुल टू अंडरस्टैंडिंग द सीक्वेंस ऑफ एंजाइम्स कैटलाइज्ड रिएक्शंस, मेटाबॉलिक रेगुलेशन, स्टडिंग द मैकेनिज्म ऑफ सेल टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय टॉक्सिकेंट्स। जो भी टॉक्सिकेंट्स प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी में, वो भी हमारे एंजाइम्स की एक्टिविटी को जगह जगह पे रोकते हैं। और ये ड्रग डिज़ाइनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनहिबिटर्स। हम उस एंजाइम्स का इनहिबिशन स्टडी करके हम ड्रग की डिस्कवरी करते हैं। और वो चाहे कोई भी एंजाइम्स हो, ग्लाइकोलिटिक का हो, क्रेब साइकिल का हो, यूरिया साइकिल का हो, बीटा ऑक्सीडेशन का हो, जितने भी मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं उन सबों में एंजाइम्स लगते हैं। और उसको हम इनहिबिट करके हम पैरासाइट्स का, बैक्टीरिया के जो बैक्टीरियल पाथवे हो रहा है, पैरासाइट्स में जो मेटाबॉलिक पाथवे हो रहा है, उसको, उस पाथवे को हम रोक के, उसकी एंजाइम एक्टिविटी को ब्लॉक करके हम उसको मार सकते हैं। और अगर हम उस पैरासाइट्स को अपने शरीर में उसकी एक्टिविटी को रोक को हम मार सकते हैं, तो यानी कि हमारा ड्रग डिस्कवरी की तरफ हम जा रहे हैं। ड्रग डिस्कवरी की क्या होगी, कोई भी नया डिजीज़ के लिए ड्रग हम डिस्कवर कर सकेंगे। तो इस तरीके से एंजाइम्स जो हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को प्रभावित करती है। हम लोगों ने एक एक करके उस फैक्टर्स को देखा यहाँ पे। अब लास्ट, एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम्स। हमने अभी तक जो एंजाइम्स पढ़ा उसका एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन आप जानते हो, एक तो हमारे सबसे बड़ा एप्लीकेशन हमारे खुद के शरीर में है कि हर स्टेप्स पे एंजाइम इन्वॉल्व है। अगर उस एंजाइम्स को ब्लॉक कर दिया जाए तो हम भी ब्लॉक हो जाएंगे, हम भी मर जाएंगे। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग इसका, चूँकि ये सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, तो इसी का यूज़ जो है हम अलग अलग लेवल पे
कर सकते हैं। एंजाइम्स आर वेरी यूजफुल कैटलिस्ट इन मेनी डिफरेंट इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, जैसे फूड इंडस्ट्री में, और बहुत सारे एंजाइम्स को हम लोग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाने में करते हैं कि इन्वायरमेंट को में ज़्यादा पॉल्यूशन ना हो, डिग्रेड कर जाए। एंजाइम्स क्या करता है, चीज़ों को डिग्रेड भी करता है। हम लोगों ने देखे जैसे लीव्स, बहुत सारे लीव्स अगर गिर गए पेड़ों से तो वो सड़ जाते हैं। सड़ने के बाद उसमें कौन काम करता है, एंजाइम्स काम करते हैं। बैक्टीरिया काम करता है और बैक्टीरियल एंजाइम्स काम करते हैं, जो उसको, उस पत्तों को, उस टहनियों को तोड़ तोड़ के गला देते हैं और बाद में उसको कंपोस्ट खाद बना दिया जाता है। तो उसी को हम इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। किस लिए, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाने में। दे आर यूज्ड इन फूड, बेवरेजेस, एनिमल न्यूट्रिशन, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इन सबों में एंजाइम्स का इन्वॉल्व है। फूड में क्या इन्वॉल्व है, फूड में आजकल क्या है, फास्ट फूड का ज़माना है, बेकरीज हैं, तो उसमें क्या है, प्रोडक्ट को बनाने में बहुत सारे बैक्टीरियल एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। और न्यूट्रिशन में, लेदर इंडस्ट्री में, चमड़े वगैरह में एंजाइम्स को क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे चमड़े होते हैं जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डाल दो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने एंजाइम से उसको डिग्रेड करता है। उसी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के उसी एंजाइम्स को हम आइसोलेट करते हैं कमर्शियली, लैब में कमर्शियली आइसोलेट करके, उसको क्लोन करके, एक्सप्रेस करा के, उसका प्रोडक्शन करके हम उसको मार्केट में सप्लाई करते हैं। फिर हम, वो इंडस्ट्री हमसे वो परचेज करेगी, खरीदेगी। अगर हम ऐसा काम कर लेते हैं तो हमें इंडस्ट्री, एंजाइम्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकते हैं। क्या, एंजाइम बनाकर। एंजाइम्स कैसे बनाते हैं, कुछ नहीं, क्लोनिंग एक्सप्रेशन प्रोसेस से हम एंजाइम की सिंथेसिस कर सकते हैं। क्योंकि एंजाइम्स क्या है, प्रोटीन है, और प्रोटीन की सिंथेसिस कैसे होती है, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, किसी जीन, एक जीन होगा पर्टिकुलर जीन, उसी जीन को आप ट्रांसलेट करके प्रोटीन बना लो, एंजाइम बना लो, और उसका लार्ज प्रोडक्शन करो और उसको बाज़ार में बेचना चालू। अब बाज़ार में ऐसे थोड़ी आप नमक तेल के दुकान पे आप उसको बेचेंगे, नहीं, उसके लिए आपको प्रॉपर परमिशन लेना पड़ेगा, अपना पेटेंट कराना पड़ेगा, साइंटिफिक कम्युनिटी है उससे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, तब आप जाके उसको कंपनी, फिर कंपनी आएंगे, आपके फार्मूला को लेंगे और उस फार्मूला से एंजाइम वो बनाएंगे और फिर वो कंपनी उसको, उसकी मार्केटिंग करेगी। इस तरीके से हम जो है इसको कमर्शियलाइज कर सकते हैं। फूड इंडस्ट्री में, अल्कोहल इंडस्ट्री में, हर जगह जो है, पेपर इंडस्ट्री में, पेपर की रिसाइकलिंग में एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है। टेक्सटाइल, कपड़े बनाने में, इन सबों में एंजाइम्स की ज़रूरत। रिसर्च में, ड्रग डिस्कवरी में और वैक्सीन डेवलपमेंट में एंजाइम्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो एंजाइम एक वास्ट टॉपिक है जो अभी तक हम लोगों ने कवर किया, और इसमें आप लोगों ने अलग सेक्शन में एंजाइम के बारे में सुना और देखा। और अभी एक चीज़ और रह जाता है, एंजाइम एक्टिविटी। जब हम एंजाइम काइनेटिक्स बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तो उसमें जो है हम एंजाइम काइनेटिक्स को एक्सप्लेन करेंगे। एंजाइम एक्टिविटी, जैसा कि हमारा एक्टिविटी होता है कि हम डेली जो है कितना काम करते हैं, उतना वो हमारी एक्टिविटी है। वैसी एंजाइम्स यूनिट टाइम में कितना सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है, उसे उस एंजाइम का एंजाइम एक्टिविटी बोला जाता है। तो अब एंजाइम एक्टिविटी की जो एसआई यूनिट होती है वो कैटल होती है, वो हम डिस्कस अगले पार्ट में करेंगे। थैंक यू सो मच।